तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 267वां दिन और सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपका होस्ट बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन के साथ और अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर हम सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी क्या रहती है, खबर होगी सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भाई नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले नवरात्र की बधाई। तीसरा दिन आज है और नवरात्र में जो एक आहार होता है कुट्टू का आटा, सब खाते हैं प्रिया। और कुट्टू का आटा खाने से अब फूड पॉइजनिंग की शिकायत जो है वो देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये टीम घर घर जाकर जांच और सैंपल कलेक्शन कर रही है। जहांगीरपुरी और फलसवा इलाके को दुकानों से सैंपल लिए गए हैं और को बता दें कि प्रभावित लोगों से जुड़ी दुकानों और आसपास की जांच भी की जा रही है। अब ऐसे में जहांगीरपुरी, समयपुर बादली, स्वरूप नगर, भलसवा डेयरी और आसपास के इलाकों से ऐसे मामले जब सामने आए कि कुट्टू का आटा खाने के चलते लोग बीमार पड़ने लगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुट्टू का आटा खाया जाता है नवरात्र में, क्योंकि एक आहार के रूप में कुट्टू के आटे को देखा जाता है प्रिया, और पकवान खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा भाई साहब, और लोगों को उल्टी, दस्त और चक्कर जैसी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। बसंत देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, जब जब त्योहार आते हैं तब तब इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। सवाल ये उठ जाता है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? देखा होगा आपने, पहले कुछ समय पहले उत्तराखंड से भी कुट्टू के आटे का ही मामला सामने आया था, जहां पर कई लोग बीमार हो गए थे। वहां पर भी उल्टी और दस्त की शिकायतें देखने को मिली थी। और अब दिल्ली में भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली और 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। ये मामला गंभीर है। अब प्रिया, क्योंकि बात अगर करें, जब कुट्टू का आटा एक आहार का ऑप्शन आपके पास नवरात्र में बचता है, क्योंकि नवरात्र में हम जब फास्ट रखते हैं, हालांकि मैंने तो नहीं रखा है, आपने रखा है फास्ट? नहीं, मैंने भी नहीं रखा है। तो शुक्र है कम से कम आप कुट्टू का आटा खाने से बीमार नहीं पड़े, वरना मुझे अकेले कार्यक्रम करना पड़ता। तो खैर, ये एक गंभीर मामला है। इसे लेकर एक्शन जरूर होना चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब नवरात्र आते हैं तो एक आहार के रूप में एक कुट्टू का आटा जो है वो एक ऑप्शन बचता है। जो लोग फास्ट रखते हैं, जो गृहिणियाँ व्रत करती हैं, अपने घरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं, और कुट्टू के आटे का भोग जो है वो माता रानी को भी लगता है और हम भी उसका जो है सेवन करते हैं। और ऐसे में व्रत करते समय कुट्टू का आटा खाने के चलते अगर लोग बीमार पड़ जाएंगे तो एक जाहिर सी बात है गंभीर मामला है। इसे लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिर कुट्टू के आटे में ये मिलावट थोड़े से फायदे के लिए आप किसी की जान के साथ, किसी की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल समझ से परे है प्रिया, और सरकार की तरफ से अब इस मामले को लेकर एक्शन भी देखने को जरूर मिलेगा। देखिए बसंत, बात कर ले, पीड़ित मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रही हैं। और हम बात करें, इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। अधिकांश इस तरीके की हरकतें, ये मामले देखने को मिलते हैं। किसकी लापरवाही रहती है? क्या ये कुट्टू का आटा एक्सपायर्ड था या इसमें क्या मिलावट थी? अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने बोला, जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। जांच बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है ना प्रिया, क्योंकि कुट्टू का आटा नहीं खाएंगे तो आपके पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो बेहद कम बचते हैं। दूसरे ऑप्शंस पर आप जाते हैं तो वो एक अनहेल्दी वे हो जाता है। वैसे में कुट्टू के आटे की जो रोटियां हैं वो देखने को मिलती हैं, कुट्टू के आटे की कचौड़ी लोग खा लेते हैं, पकोड़े बनाकर खा लेते हैं। अगर वो चीज़ लोगों को नुकसान देगी तो मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब दिल्ली सरकार की तरफ से संज्ञान इस मामले को लेकर लिया गया है, जांच कमेटी बनाई गई है, सैंपल जो वो लिए गए। लेकिन अहम बात यह है ना कि अब जिन रिटेलर्स से सामान हम लेते हैं, जिन दुकानदारों से हम कुट्टू का आटा परचेज कर रहे हैं, अब उनका सोर्स क्या है? वो कहाँ से उस कुट्टू के आटे को लेकर आ रहे हैं? सप्लाई कहाँ से किया जा रहा है? मिलावट कहाँ से है? जड़ कहाँ पर है? वहाँ पर कार्रवाई बेहद ज़्यादा ज़रूर। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुट्टू का आटा खाने के चलते लोग बीमार पड़ गए, लोगों की सेहत पर एक बुरा असर पड़ा।
और लोगों के मन में ना एक संशय भी पैदा हो जाता है प्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई नवरात्र आ रहे हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाई जाए या ना बनाई जाए। अब ऐसे में अगर आप किसी के घर में जाएंगे, वहाँ पर आपको कुट्टू के आटे के पकौड़े मिल जाएं, तो सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कहीं ये खाने के बाद अस्पताल न जाना पड़े, लूज मोशन ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो आ रही हैं। पसंद देखिए, माता रानी की 9 दिन है, सभी जो लोग हैं आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान के साथ अपना व्रत खोलते हैं। पर जब इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है तो लगता है कि भाई क्यों, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है। 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो है बिल्कुल प्रिया। अब देखने की बात यह है कि बड़ा एक्शन क्या हो गया, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं प्रिया, मुझे लगता है कि एक एक्शन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और एक्शन ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब दिल्ली सरकार लगातार काम तो कर रही है इसे लेकर कि जहाँ से कुट्टू का आटा सप्लाई कहाँ से हुआ, दुकानदारों ने कहाँ से वो कुट्टू का आटा बेचा, कहाँ से वो लेकर आया, उसके बाद किस तरीके से मार्केट में वो बिका, इस पैटर्न को तो ट्रैक किया ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों को जागरूक होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी बात ये लोगों के लिए है कि इस मामले को लेकर थोड़ा आप जागरूक रहें। आपके आसपास कुट्टू का आटा जो आप खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, वो पैक्ड है या फिर खुला है। कभी कभी ना ये भी देखने को मिल जाता है प्रिया, और ये सच्चाई है कि लोग सस्ते के चक्कर में जो है वो खुला कुट्टू का आटा ले लेते हैं और उसके बाद जब उसका सेवन करते हैं इस तरीके की तमाम दिक्कतें आ जाते हैं। तो अब ऐसे में क्योंकि अब सस्ते के चक्कर में न पड़े और जो ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हैं जो कि कुट्टू के आटे की सप्लाई करते हैं, वहाँ से आप किसी ब्रांड का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम अगर आप कुट्टू का आटा परचेज़ कर रहे हैं किसी दुकान से या फिर किसी मॉल से, तो कम से कम पहले मेक श्योर कर लें कि आप किसी ब्रांड से खरीद रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे ही किसी दुकान वाले से जाकर कुट्टू का आटा खुले में परचेज कर लें। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपने बोला कि किसी भी दुकान वाले से तो नहीं खरीद रहे, हम हो या आप हो तो सभी यही सोचते हैं, जो हमारे घर के पास की शॉप होती है हम ये सोचते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं। पर ये घटनाएं जो होती हैं इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आखिर क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कोई छोटा मामला नहीं है। ये दिल्ली में देखने को मिला है, 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमने जिस दुकान से लिया है उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और सावधान रहने के लिए भी हम लोगों को कहेंगे, आपको भी कहेंगे, आप जरूर सावधान रहे। आप जब भी किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट देखें और सोच समझकर ही सामान खरीदें। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी बात आपने कही कि प्रिया, जब भी आप कुट्टू का आटा परचेज करें, किसी दुकान से खरीदें, तो इस बात का ध्यान रखें कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, सस्ते के चक्कर में कहीं आप एक्सपायर माल तो नहीं खरीद रहे, और उसके बाद जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं उस दुकान से कितनों ने खरीदा है, वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है। और कम से कम नवरात्र में देखिए कुट्टू का आटा केवल 9 दिन के लिए हम खाते, तो कम से कम अगर आप ब्रांडेड खाएंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो कम देखने को मिलेंगी। पसंद बात क्या हो जाती है इसकी, हम 9 दिन खाते हैं और दिन नहीं खाते, तो कुछ दुकानदार क्या होते हैं जिनका पुराना स्टॉक होता है ना, वो सोचते हैं कि उनको नुकसान ना हो, वो दूसरों की सेहत के साथ तो जरूर खिलवाड़ कर देते हैं, वो उसी स्टॉक को बेचते हैं। और इन्हीं दुकानदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिसकी तैयारी में सरकार नजर आ रही। तो ये तो बात रही कुट्टू के आटे खाने के चलते जो लोग बीमार पड़े। तो अगर आप अभी तक बीमार नहीं है तो हमारी आपसे एक बहुत सरल सी अपील है, बहुत लाइटर नोट पर, कि कुट्टू का आटा खरीदने से पहले सावधान रहें। अगर खरीद रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अगर आप ब्रांड का लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसके साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अपराधों की रोकथाम के लिए, और साथ ही अपराधों के जो मामले हैं, लंबित मामले, उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। और ये खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी प्रिया, क्योंकि इन्होंने गहन चिंतन मनन किया है इस पर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए 53 नए जो है फास्ट कोड अब स्थापित करने को लेकर निर्णय लिया गया है, जिससे जल्द से जल्द सभी समस्याओं का हल किया जा सके। वर्तमान में कार्यरत 16 अस्थायी अदालतों को भी स्थायी करने को लेकर अब कार्य किया जा रहा है। अब उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिससे लंबित मामलों का तेजी के साथ निपटारा हो सकेगा। सीधा सा मतलब ये है कि जो मामले अभी पेंडिंग हैं
उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। 53 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये विशेष अदालत रहती हैं जिसमें जो मामले हैं वो निपटाए जाते हैं और बड़ी तेज गति के साथ कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखने को मिलती है। देखिए, सरकार का मानना क्या है, इस पर भी बसंत बात कर लेते हैं। सरकार का मानना है कि इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा और ये तो बहुत अच्छी बात है। रेखा गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात है ये। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि देखने को मिलता है क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो अब राजधानी में 53 नई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो अब स्थापित किए जाएंगे और इन अदालतों में जो कौन कौन से जो केसेस है वो सुने जाएंगे वो एक बात दर्शकों को मैं बता देता हूं। जैसे रेप केसेस होते हैं और जिन पर पोक्सो एक्ट लगते हैं, जिस गंभीर मामले जो ये देखने को मिलते हैं, जो गंभीर श्रेणियों में दर्ज किए जाते हैं, जैसे पोक्सो एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज हो गया, बलात्कार रेप का कोई मामला है, इन मामलों की सुनवाई तेजी के साथ की जाएगी, क्योंकि प्राथमिकताओं के साथ इन जो क्रिमिनल केसेस हमें देखने को मिलते हैं तो क्राइम केसेस को सुलझाया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि अब न्याय में देरी नहीं होगी, जो कि एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे देश में जो कोर्ट्स है वो तो एक कम है ही, ये बात तो ये सच्चाई तो जग जाहिर है कि कोर्ट्स कम है, मामले बेहद ज़्यादा है, जो जजेस की संख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा मामले हमारे देश में देखने को मिलते हैं, फिर लंबित रहते हैं, हज़ारों लाखों मामले लंबित रहते हैं। प्रिया, ये एक सच्चाई है। दिल्ली की बात कर लेते हैं बसंत। फिलहाल दिल्ली में 16 फास्ट ट्रैक अदालतें अस्थायी रूप से काम कर रही हैं, जिन्हें अब स्थायी रूप में स्थापित किया जाएगा और साथ ही 37 नई अदालतें और जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब हो गया 53। बिल्कुल, और बसंत ये अच्छी पहल है और इस तरह कुल 53 अदालतें टोटल हो जाएंगी। महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराधों के मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और सभी समस्याओं को कम किया जाएगा। ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और होना भी चाहिए। भाई, सरकार की प्राथमिकता क्या होती है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब प्रदेश की जनता अपने मुख्यमंत्री से क्या चाहती है कि एक सुरक्षित माहौल रहे, सुरक्षित माहौल के बीच में वो लोग रहें, बच्चे सुरक्षित माहौल के बीच में रहें। और प्रिया, मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी हैं कैमरे के सामने। बिल्कुल, अब पीड़ितों को अब वर्षों तक एक न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये फैसला न केवल त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन को भी मजबूत करेगा। क्या लगता है पसंद आपको इसको लेकर? बिल्कुल प्रिया, आप सही कह रही हैं कि अब एक न्याय प्रणाली जो है वो एक नए आयाम पर जाएगी और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कदम उठाया है, रेखा सरकार की तरफ से कदम लिया गया कि भाई 53 अदालतें कुल मिलाकर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगी, तो एक अच्छा कदम है। जो केसेस हैं, अपराध के जो मामले लंबित हैं उन्हें निपटाया जाएगा तेजी के साथ, प्राथमिकता के साथ, और जो केसेस सामने आते हैं उनकी त्वरित कार्रवाई हो तो न्याय जल्द सुनिश्चित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जनता के हित में एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से पसंद देखा जाए तो लगातार अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, अपराधों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और एक ये अच्छी पहल की गई है और जनता भी अब इस पहल की सराहना कर रही है। जनता में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बसंत देखिए, जिस तरीके से बात करें हम अपराधों को लेकर, अब देखा जाता है कि कहते हैं ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है पर केस नहीं खत्म होता है, तो एक अच्छा कदम उठाया गया है कि हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलेगा, हल होगा, समाधान मिलेगा। स्थापित किए जा रहे हैं, इसके बाद आदमी बूढ़ा नहीं होगा, उससे पहले ही जो सलाखों के पीछे डालने का पूरा एक प्रबंध जो है वो दिल्ली सरकार ने कर लिया है। तो बात रही अब न्याय प्रणाली को अच्छे तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरीके से स्थापित किए जाएंगे, हमने आपको बताया इसका असर क्या पड़ेगा न्याय प्रणाली पर, वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली बड़ौत रूट पर इंटरसिटी बस सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह व बड़ौत के सांसद राजकुमार सांगमा ने कश्मीरी गेट ISBT से 3 नई एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिजिटल टिकटिंग व यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया और इसके बाद जब ये शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ अगर बढ़ रही है तो कौन नहीं चाहेगा उनके क्षेत्र की कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्ट हो हमारे देश की नेशनल कैपिटल से। बिल्कुल सही कहा पसंद आपने। सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई है और सेवा पखवाड़ा के तहत यात्रियों को नई सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली बड़ौत रूट पर 6 राज्यों के 17 चिन्हित
इंटरसिटी रूट्स में पहला है और जहां से संचालन शुरू हुआ है और आने वाले समय में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी, अलवर, जयपुर, बीकानेर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू और पानीपत के लिए भी बसें चलाने की योजना है। बसंत, आपके शहर में भी बसें चलेंगी? पानीपत का भी जिक्र है। आगे भी थोड़ा सा और बताइए, मैं चाहता हूँ ब्रीफ करें आप इसे थोड़ा। बिल्कुल, देखिए बसंत, देखिए अच्छी चीजें हैं और अब जिस तरीके से अब ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, लोगों में भी अब खुशी देखने को मिल रही है। मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके शहर में भी अब बस जाने वाली है। ये तो अभी फिलहाल एक आगामी योजना है कि और कौन कौन से रूट्स पर जो है वो बसों का संचालन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली बड़ौद रूट पर ये बस सेवा की शुरुआत हुई है। ये एक रूट जो है वो अब संचालित देखने को मिलेगा। अब बड़ौद के जो यात्री हैं भाई, वो राजधानी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी और कौन नहीं चाहता है आने वाले समय में, क्योंकि मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, अगर पानीपत तक ये सेवा शुरू हो जाए, क्योंकि पानीपत से देखिए दिल्ली की कनेक्टिविटी में कुछ ज़्यादा मुश्किलात है नहीं। बसेस रोडवेज की लगातार चलती रहती हैं, प्राइवेट बसेस लगातार चलती रहती हैं, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू है नहीं। हमारे हरियाणा सरकार भी अच्छे से कार्य कर रही है उसे लेकर, और दिल्ली सरकार भी कार्य कर रही है। दिल्ली की जो बसें हैं वो जाती हैं और कनेक्टिविटी का कोई इशू है नहीं, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड है और जो जीटी रोड बेल्ट है प्रिया, इस पर तो कनेक्टिविटी का वैसे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से संजीदा इसे लेकर है। इस रूट पर बसों की जो सेवा है, हज़ारों बसें जो है वो लगी रहती हैं। उसमें आप बात कर लें दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला होकर चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ तक आपने भी खूब दौड़ लगाई है मुझे पता है, तो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी की जो एक दिक्कत है इस रूट पर नहीं है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी का एक बढ़ाने का जो एक फैसला है वो एक अच्छा है। योजना में ये जो गंतव्य स्थान चिन्हित किए गए, एक अच्छा फैसला सरकार का है। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ना, उनके मन में एक अच्छा भाव इसलिए होगा कि भाई दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तुरंत बैठकर जाएंगे बस में और सीधा राजधानी दिल्ली में उतरेंगे। वो दिल्ली वालों को कहते हैं ना कि हाँ भाई हम तो हरियाणा रोडवेज से गई, पंजाब रोडवेज से गई, अब कह पाएंगे कि भाई हम दिल्ली रोडवेज से गए। हाँ, अब डीटीसी की बसें जब चलेंगी तो एक जाहिर सी बात है, अब एयर कंडीशन बसें हैं, अच्छी सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से है, तो लोगों के मन में एक अच्छा भाव तो होगा ही, भाई दिल्ली सरकार काम कर रही है और ये धरातल पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब कोई भी सरकार जब कार्य करने की शुरुआत करती है तो रोड्स के जो सुख सुविधा है सबसे पहले वो देने का प्रयास किया जाता है, रोड्स को बेहतर किया जाता है, कनेक्टिविटी को सुधारा जाता है। ये प्राथमिकता के साथ कार्य इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ के रोड्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ का एक कनेक्टिविटी का जो एक का पूरा पैटर्न है वो बेहद ज़्यादा सरल होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और एक मुझे कहावत याद आ रही है, हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, वो भी एक बात कह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका में एक कहावत है, अमेरिका की एक कहावत ये है प्रिया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी है इसलिए अमेरिका के रोड्स बेहतर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, बल्कि अमेरिका के रोड्स ज़्यादा बेहतर हैं इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। अमेरिका में कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं है इसलिए अर्थव्यवस्था अमेरिकी की ज़्यादा बेहतर है। अब तो यही एक मुझे लगता है कि मंत्र के साथ लगातार सरकार आगे कार्य कर रही है, बात रोडों के सुधारीकरण को लेकर हो, सड़क बनाने को लेकर हो या फिर कनेक्टिविटी इश्यू सुधारने को लेकर हो। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी भी किसी भी प्रदेश में अगर कनेक्टिविटी इश्यू रहता है तो कहीं ना कहीं एक अभाव अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वो रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी इश्यू जैसे सोल्व होता है, रोड्स आपके प्रदेश में अच्छे हैं, आपके प्रदेश की कनेक्टिविटी दूसरे प्रदेशों के साथ ज़्यादा बेहतर बनाने पर अगर लगातार आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपके प्रदेश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में एक अच्छे आयाम पर पहुँचाने के लिए आप कदम उठा रहे हैं और ये ज़रूरी है आपके प्रदेश की जनता के लिए, आपके प्रदेश की आर्थिकी के लिए और आपकी उपलब्धता के रूप में आप इसे जनता के सामने भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही का पसंद आपने, बिल्कुल। और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है, दिल्ली को विकसित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, विकास की गति अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। चारों तरफ हम बात करें, बसों की बात करें, हर चीज में दिल्ली में अब विकास देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसंत, देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम बहुत देखने को मिलता है। बसंत, आपको क्या लगता है? इतना देखने को मिलता है कि भाई जाम के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली वाले अलग से ना समय निकाल कर चलते हैं, क्योंकि अब जब ऑफिस में जाते हैं लोग, क्योंकि अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो सुबह 9 बजे उठकर ही अपने ऑफिस की तरफ जाता है,
तो कभी कभी जाम तो इतना देखने को मिल जाता है कि ब्रेकफास्ट आप ये सोचते हैं कि गाड़ी में कर लेते हैं, है ना, लेकिन वीकेंड पर एक समय होता है कि आप घर पर ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी गाड़ी में ब्रेकफास्ट करके लाएं, फॉइल से उसे अनरैप कीजिए और खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जाम इतना रहता है कि आप ब्रेकफास्ट जाम में ही कर सकते हैं। और हमारी सहयोगी पूजा है, और पूजा हमारी जो सहयोगी है उनसे मेरी बातचीत हो रही थी 1-2 दिन पहले। वो जाम में फंसी और उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 से 3 घंटे तक वो जाम में फंसी रही, और कम से कम सनरूफ से बाहर निकल के उन्होंने 3 बार तो ये देखा आगे कितनी दूरी तक जाम है भाई साहब, और 2 से 2.5 घंटे तक का जाम उन्होंने फेस किया। तो दिल्ली में जाम की समस्या आम बात है, हर सुबह और शाम पीक आवर्स में, क्योंकि पीक आवर्स है। बात अगर करें तो 8 से 11, साढ़े 11 बजे तक ऑफिस लोग जाते हैं, तो पीक आवर्स में जाम की समस्या बेहद ज़्यादा गहन हो जाती है। लोग जाम में फंस जाते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं, ऑफिस जाने पर लेट होते हैं तो बॉस की डांट सुनिए, और न सिर्फ समय का नुकसान होता है बल्कि एक मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, दिल्ली में कई ऐसे प्रमुख इलाके भी हैं बसंत, उन पर भी बात कर लेते कि जहां पर जाम देखने को मिलता है, और हम लोगों को भी कहना चाहेंगे कि उन जगहों से जो है बिल्कुल जरूर बचिए। और लगातार दिल्ली में जाम की स्थिति देखने को मिलती है। बसंत, देखा जाता है, आपने भी एक चीज नोट की होगी, जब जब जाम सड़कों पर देखा जाता है तो दिल्ली वाले तो अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो है जाम बहुत देखने को मिलता है। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, आगे तक जाते हैं और देखते हैं कि भाई जाम आखिर क्यों है और ये जाम कब तक रहेगा, और 4 लोगों से बात भी करते हैं, और जो साइड में गाड़ी होती है वो भी खिड़की खोल के उससे पूछती है क्या है भाई, जाम क्यों है, आखिर क्यों लगा हुआ है। आगे तक एक बार जाके देख के आओ भी जाम लगने का कारण क्या है। और त्योहारों या फिर बरसात के मौसम में जो समस्या और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जाम कहाँ रहता है वो आपको बताते हैं, और आज आपको कहाँ कहाँ जाम मिल सकता है, इसे लेकर प्रिया जल्दी से एक बार अपडेट दे दीजिए, क्योंकि मुझे कार्यक्रम के बाद मुझे निकलना पड़ेगा। तो कम से कम मुझे ये तो बताओ भाई कहाँ मुझे जाम मिलेगा, या फिर हमारे जो साथी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें कम से कम ये पता हो कि जाम कहाँ लगा हुआ है। साहब एक बार जल्दी से बता दीजिए। IT चौराहा दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा है, जहाँ पर सुबह शाम लगातार जाम की स्थिति देखने को मिलती है। बात बिल्कुल बात करें बसंत रिंग रोड की, तो आश्रम से ढोलाकुआ तक ये रोड जो जाता है यहाँ पर भी जाम देखने को मिलता है। खासकर आज भी जाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल हम बात तो आज की कर रहे हैं, और रोजाना देखने को मिलता है, और खासकर ऑफिस टाइम में भी देखने को मिलता है। और कई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी जाम की स्थिति आज बनी हुई है, और टैक्सी, ऑटो और पर्सनल व्हीकल के कारण सबसे ज्यादा बसंत वहां पर जाम लगता है। इसको लेकर आपको क्या लगता है? जाम को लेकर मुझे सबसे एक दिलचस्प बात ये लगती है, क्योंकि जब मैं बाइक पे रहता हूँ ना जाम में प्रिया, तो मैं बहुत खुशनसीब खुद को सोचता हूँ, क्योंकि बाइक वाले जिस तरीके से एक पतली सी कतार लगा के साइड से निकल जाते हैं, उस समय जो कार में बैठे हुए लोग होते हैं तो सोचते हैं कि काश यार हमारे पास बाइक होती है। एक पतली सी कतार, एक पतली सी गली बनाकर निकल जाते हैं, और उसके बाद सीधे पहुँचते हैं रेड लाइट पर, जहाँ से ट्रैफिक जाम शुरू होता है। उसके बाद जैसे सिग्नल ग्रीन होता है सबसे पहले बाइक वाले निकल जाते हैं, और मेट्रो वाले को तो क्या ही कहने, ना कोई जाम ना कुछ, अपना सीधा मेट्रो में बैठे। आपने मेट्रो का जिक्र किया तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेट्रो की लाइफ भी बड़ी चैलेंजिंग होती है मेट्रो में सफर बिल्कुल। हाँ, जाम तो नहीं मिलता है खैर, पर जब मेट्रो के अंदर हम पीक आवर्स में हम भीड़ देखते हैं तो भाई वो मेट्रो के अंदर जाम रहता है। मुझे लगता है पूरी मेट्रो के अंदर का माहौल जाम रहता है, खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। तो ये तो बात रही ट्रैफिक जैम को लेकर, हमने आपको बात बताई। लेकिन ट्रैफिक जैम में अगर आप फंसे, अगर आपका पेट्रोल खत्म होने को है तो आप मुसीबत में है साहब, और पेट्रोल जल्दी से भरवा लीजिए। अगर आज अभी जाम में फंसे हैं या फिर आपको लगता है कि जाम मिल सकता है, तो पेट्रोल अपनी गाड़ी में पूरा रखिए। पेट्रोल के दाम बता देते ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में पेट्रोल के दाम है। डीजल के दाम है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। CNG के दाम 76 रुपये 54 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से रहेंगे। और CNG की लाइन में अगर आप लगने वाले हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि CNG की लाइन बड़ी होती है पेट्रोल के मुकाबले। अब नोएडा में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर है, 87 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम नोएडा में, और CNG के दाम जो है वो 84.70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम के दाम आप बता दीजिए, क्योंकि गुरुग्राम मुझे लगता है कि आज आप जाएंगे, आपने बताया भी था कि गुरुग्राम आज जाना होगा। बिल्कुल। अब हम गुरुग्राम के पेट्रोलों के दामों की बात कर लेते हैं, CNG के दामों की भी बात करेंगे तो 95 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर है, और वहीं बात हम डीजल की करें तो 88 प्रति लीटर है, और लगातार अब दाम बढ़ते हुए बसंत नजर आ रहे हैं। CNG के दामों की भी बात कर लेते हैं तो 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम है। बसंत, जिस तरीके से अब जेब पर बोझ पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? आप भी, क्योंकि मैंने सुना है आप ट्रैवल करते हो गाड़ी से, इतना लगेगा मेरे मुंह से केवल इतना ही निकलेगा, फ्यूल ऑन फायर। अब ऐसे में बात, ये तो हमने पेट्रोल और डीजल के दाम आपको बताए, ईंधन के दाम बताए।
तो अब चलिए सोने चांदी के दाम जो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं ना, वो भी आपको बता देते हैं। ये लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस 1,14,314 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से अब 24 कैरेट सोने के दाम है ये। तो वहीं अब 1,35,267 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चांदी के दाम है। तो सोना और चांदी खरीदने का अगर एक आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं अंडरमार्क करना चाहूँगा, प्रयास इसलिए क्योंकि सोना खरीदने का लोग अब प्रयास करते हैं, क्योंकि बस की बात सबके नहीं है। तो प्रयास इसलिए क्योंकि सबसे पहले पैसों को जोड़ा जाता है, उसके बाद प्लान्स बनाए जाते हैं सोना खरीदने से पहले कि कितना सोना हमें खरीदना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना करना है ना। ये तो आपका क्या कुछ प्लान है फिलहाल? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है बस। तो प्रिया का तो कोई प्लान नहीं है। तो चलिए प्रिया का कुछ प्लान होता तो डिस्कस भी करते कि आखिर प्लान क्या है, कोई प्लान नहीं है। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, फिलहाल चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।